कहते हैं कि उम्र के साथ लोग सठिया जाते हैं। 60 साल के बाद लोग सठिया जाते हैं। सठियाने का मतलब होता है कि उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो फैसले ले नहीं पाते हैं। अब ये एक डेरोगेटरी चीज है। डेरोगेटरी किसी को अपमान करना कि भैया तुम्हारा दिमाग अब काम नहीं कर रहा, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम थोड़ा सा किनारे हो जाओ और बाकी लोगों को मौका दो आने का। अब कुछ ऐसे ही सठिया जो रहे हैं वो बांग्लादेश के इस मौजूदा समय के चीफ एडवाइजर जो हैं वो नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनिस है। अब मोहम्मद यूनिस साहब को पता नहीं उन्होंने कौन सी घुट्टी पी रखी है कि उन्होंने कसम खा रखा है कि जब तक मैं बांग्लादेश को बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं मरूंगा। मैं पहले बांग्लादेश को बर्बाद करूंगा, उसके बाद में मरूंगा मैं। अब इसी कड़ी में मोहम्मद यूनुस साहब जाते हैं चाइना और चाइना जाके बोलते हैं कि मैं इंडिया को सबक सिखाऊंगा, इसके लिए कुछ प्लानिंग करके जाते हैं। अब जब चाइना जाते हैं तो चाइना वाले 3-4 दिन तो उनको घास डालते ही नहीं है। अब ये कभी इधर टहल रहे हैं, कभी उधर टहल रहे हैं, लेकिन 3-4 दिन तो चाइना वाले इनसे पूछते ही नहीं कि भैया कौन आया है। चौथे दिन जाकर बड़ी मुश्किल से इनकी मीटिंग होती है शी जिनपिंग से, और शी जिनपिंग को ये बोलते हैं भाई बाप ऐसा है कि एक बड़ा धांसू प्लान लेकर आया हूं मैं, एक काम करते हैं आप ना बांग्लादेश की बाउंड्री को यूज करो और अपना बेस वहां पर आप बनाओ, एयर बेस वगैरह बना दो और पूरा जो लैंड है उसको बढ़िया तरीके से बना दो। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हम लोग हैं, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आप इंडिया के पास पास जितना भी सब कुछ है आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और वैसे भी इंडिया वाले परेशान है क्योंकि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स हैं वो भी लैंड लॉक्ड रहते हैं, उनके वहां पर सपोर्ट नहीं है वहां पर उनका, तो उनको फायदा मिल जाएगा। और हम आप आओ, आप अपना इन्वेस्टमेंट करो, बांग्लादेश में आके इन्वेस्टमेंट करो और ऐसा इन्वेस्टमेंट करो जिससे कि मतलब इंडिया को परेशानी हो जाए। चाइना ने कहा कि चाइना ने कुछ बोला नहीं, चाइना ने ठीक है देखते देखते हैं, आप जाओ फिलहाल। जैसे ही मोहम्मद यूनिस ने ये बात बोली और वो इंडिया आए तो रिएक्शन तो होना ही था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब रिएक्शन भी कुछ अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सीधे ही कहते हैं ना रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी में, जियो पॉलिटिक्स में सीधे नहीं जवाब दिया जाता, थोड़ा घुमा के दिया जाता है। और जितना घुमा के दोगे उतने ही बेहतर आपकी जियो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी होती है। इंडिया को बर्बाद करने के मंसूबे लेकर मोहम्मद यूनुस चाइना जाते हैं, वहां प्लान भी बताते हैं। अब इंडिया क्या करे? कुछ लोगों ने कहा कि इंडिया जाके बांग्लादेश पे बम डाल दे, इतना छोटा सा कंट्री है यार, क्या देश है ये, हमें आंखें दिखा रहा है। लेकिन डिप्लोमेसी ऐसी नहीं होती, डिप्लोमेसी बहुत प्यार से होती है, धीरे धीरे होती है। इंडिया ने कहा ठीक है हम भी जवाब देंगे, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा सा अलग होगा। और तरीका ये होगा कि भारत ने बोला ऐसा है, हम तुम्हारी दुखती हुई नस पे वार करेंगे, जो तुम्हारा मेन पॉइंट है वहां पे वार करेंगे। और इंडिया ने कहा कि जो फैसिलिटी हम तुम्हें दे रहे थे, हमारे जो पोर्ट है, जो उस फैसिलिटी का जो फायदा उठा के तुम अपना एक्सपोर्ट करते थे, जो भी तुम थोड़ा बहुत चीजें बनाते थे और जो तुम एक्सपोर्ट करते थे, हम वो ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी तुमसे छीन रहे हैं, अब हम तुम्हें नहीं देंगे। ट्रांसशिपमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ट्रांसशिपमेंट में कि मैं आपको दिखाता हूं। बांग्लादेश का जो बांग्लादेश जो भी बनाता है, अब इसके पीछे भी बड़ा है, क्या बनाता है और क्यों बनाता है ये भी बड़ा समझने वाला है, लेकिन उसको थोड़ा बाद बताऊंगा। पहले समझते हैं यहाँ पर कि बांग्लादेश ये बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश अपना जो भी माल बनाता है, खासकर टेक्सटाइल, इनकी जो बैकबोन है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको वो एक्सपोर्ट करता है। अब चूंकि बांग्लादेश आप देखेंगे तो 3 जगह से भारत से घिरा हुआ है, ठीक है। उसके बावजूद भी इनके तेवर देखिए कितने, वो जो भी चीज बनाएगा तो इसमें वो नेपाल को अपना माल भेजता है, भूटान को अपना माल भेजता है और यहाँ पर म्यांमार को अपना माल भेजता है। 3 जगह पर वो अपने माल को भेजता है। कैसे भेजता है? भारत की जो फैसिलिटी है सड़कों की, बंदरगाहों की, उसके हिसाब से कहा जाता है लगभग 20,000 से 30,000 ट्रक रोज बांग्लादेश का माल लेकर भारतीय सड़कों पर चलते हुए नेपाल, भूटान और म्यांमार जाते हैं और काम होता है। 20 से 30,000 ट्रक। अब ये ट्रक है सन 2020 के बाद से भारत ने बोला था कि ठीक है तुम ये फैसिलिटी इस्तेमाल कर लो। भारत ने कहा ठीक है तुम कर लो, बड़ा सपोर्ट किया था क्योंकि कोरोना का टाइम था और उस समय सब लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। तो भारत ने बांग्लादेश को कहा ठीक है यार तुम कर लो, हमारा पोर्ट बना हुआ आप यूज करो, हमारी सड़कें बनी आप यूज करो, ठीक है, अपने आप को बना। तो भैया किया उन्होंने, और जैसे कि फितरत होती है इन्होंने धोखा दे दिया, ठीक है। ये इन्हें कोई बर्बाद नहीं करेगा, ये खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है इनका, ठीक है, वही कर रहे हैं। अब भारत ने आगे ऐसा है कि तुम तो पहले काम करो बेटा, तुमने ट्रांसशिपमेंट तुम्हारा ब्लॉक कर रहे हैं, यानी कि अब तुम पोर्ट जो है इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तुम सड़क इस्तेमाल नहीं कर पाओगे।
पहले से ही बड़ा दिक्कत चल रही थी। अब आप मानिए कि जो उनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कि नेपाल, भूटान और म्यांमार जाता है, वहां पर माल बिकेगा नहीं। माल जो बिकेगा नहीं, जा नहीं पाएगा, तो माल बिकेगा नहीं, माल बिकेगा नहीं, तो जो पैसा पैसा आता है वो पैसा कैसे आएगा, ये बड़ी दिक्कत की बात है। ऑलरेडी बांग्लादेश जो थोड़ा बहुत कमा चुका था 20-25 साल के अंदर से, थोड़ा बहुत कमाई कर ली थी, 18-20 बिलियन डॉलर के अकाउंट में थे, वो घट के काफी 10 से नीचे पहुंच चुके हैं, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वो। अब मान लीजिए कि अगले 2 महीने में भी अगर माल नहीं बिक पाया, मान लो किसी फैक्ट्री में माल बना और माल जैसी बनता है वैसी उसको बेचना होता है और फिर नया पैसा लाके फिर से बनाना पड़ता है। मान लीजिए 2 महीने के अंदर माल नहीं बिकता है, तो जो माल है वो गोदाम में रह जाएगा, गोदाम में रहते रहते वो खराब हो जाएगा, जो उस पर इन्वेस्टमेंट किया वो भी गया और जो पैसा आने वाला था वो भी गया। ठीक है, नया पुराना बिका नहीं, नया कुछ बना नहीं, तो जो इकोनॉमी है वो अपने आप खत्म हो जाएगी बांग्लादेश की। मात्र 2 से 3 महीने के अंदर बांग्लादेश की इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एक ही इंडस्ट्री थी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि इसके दम पे ये थोड़ा पैसा कमा रहे थे, बड़े कर रहे थे। तो इंडिया ने कहते हैं कान को घुमा के पकड़ा है बांग्लादेश को, और यही डिप्लोमेसी होती है कि डायरेक्ट अटैक नहीं किया था। क्यों अपने हम सैनिकों को वहां पे लड़वाएं यार, जब एक ऑर्डर, एक पेज पर, पन्ने पर एक ऑर्डर लिखकर जब उसको ठीक किया सकता है, उसके लिए हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे डिप्लोमेसी कहते हैं, बड़े लोग ऐसे ही काम करते हैं। अब ये जो चीज है, पहले समझते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री गई क्यों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश गई क्यों, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भारत का जो टेक्सटाइल है वो आज से नहीं, बहुत सदियों से जो है टॉप माना जाता है। सिल्क रूट में कहने को चाइना से आता था, लेकिन उस समय भी भारत का जो टेक्सटाइल था वो जाया करता था इसके अंदर। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखो कि 70s 80s में आप एक मूवीज देखते होगे, तो मूवीज के अंदर वहां पे एक बड़ी खासियत होती थी कि अमूमन ये दिखाया जाता था कि फैक्ट्री है जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और वहां पर एक बड़ा एक जो सेठ है, जो मालिक है, वो बहुत ही गंदा है, बहुत ही करप्ट है, खराब है, और अपने लोगों को बहुत टॉर्चर करता है, और इस कारण से मजदूर जो है वो विद्रोह कर देते हैं और बड़ा दिक्कत चलती है। 70s 80s के पिक्चरों में आपको यही ट्रेंड देखने को मिलता है। लगातार ये फोकस किया जाता है कि भारत में ऐसा माहौल बनाया जाए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर इसे खराब किया जाए, और कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी, उस कमियों के हिसाब से पिक्चरें बनी, उसको प्रोवोक किया गया, और भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री जुड़े हुए वर्कर थे उन्होंने बहुत बहुत विद्रोह किए, बहुत आंदोलन किए, जिस कारण से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दिक्कत आई। ये 70s 80s की सच्ची बात है। सोने सुहागा कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने सपोर्ट किया कि जाकर ये चीज बांग्लादेश में चलेगी। भाई बोला कि हम तो चला नहीं पाएंगे, भाई आप ही चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, और बांग्लादेश को पूरा सपोर्ट किया कि बांग्लादेश जो है अपने इंडस्ट्री को सेटअप कर सके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि हमारे देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री चली जाती है बांग्लादेश के अंदर, और हमें सपोर्ट करते हैं पॉपुलर तरीके से, पानी भी देते हैं, बिजली भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। अब यहां पर अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हुई है, यहां पर तो चलो जो होना था वो हो गया। अब 25-30 साल के बाद फिर से भारत जो है चाहता है कि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में आए। कुछ उन्होंने हरकतें करना शुरू की, हमने इसके रिएक्शन में जो काम किया है उससे ये निकल के आ रहा है कि अभी हालत ये है कि ऑलरेडी 3-4-6 महीने के अंदर भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, डिमांड जो है वो बहुत बूम कर गई है। हालत ये है कि जो मौजूदा समय में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भारत में है वो डिमांड पूरा नहीं कर पा रही है, पूरा नहीं कर पा, इसीलिए वो उनको लोन दिया जा रहा है कि वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, यानी कि यहां पर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, यहाँ पे औरतें काम करती हैं, यहाँ पे आदमी काम कर सकते हैं, जो अनस्किल्ड लेबर है वो काम कर सकता है। इतने बड़े देश, यानी 150 करोड़ लोगों को अगर नौकरी देनी है तो उसके लिए हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री चाहिए, क्योंकि हर आदमी आईटी में नहीं काम कर सकता, वहां से 1% 2% लोग काम करते हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री चाहिए जहां पर वो अनस्किल्ड होकर भी पैसा कमा सके। तो भारत के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और बांग्लादेश ने ये मौका हमें दिया है कि जो गलती हमने 70s 80s 90s में की हैं उसको ना दोहराते हुए हम जो है टेक्सटाइल अपना मजबूत करें, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अब भारत का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, चाहे वो कलकत्ता की हो, चाहे वो साउथ इंडिया की हो, चाहे लुधियाना की हो, अहमदाबाद की हो, सबको डिमांड मिल गई है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, अब ये जो ट्रांसशिपमेंट हुआ है, ट्रांसशिपमेंट से एक चीज और भी है कि एक्सपोर्ट तो बंद हुआ ही हुआ, क्योंकि अब जो चीजें हैं वो एक्सपोर्ट बंद हुआ ही है, ठीक है, लेकिन जो माल आना चाहिए, जैसे कि बांग्लादेश के पास जो है वो कहीं से आ भी रहा है, तो ये भी जो है ब्लॉक हो जाएगा, ये भी ब्लॉक हो जाएगा। अब बांग्लादेश को एक ही रास्ता बना कि बांग्लादेश जो है वो ऐसा घूम कर नेपाल, भूटान और म्यांमार को वो मटेरियल माल दे,
घूम के। अब घूम में क्या मतलब है कि भाई जो थोड़ा बहुत आपका जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा था, क्योंकि मार्जिन पे काम होता है, कोई दुनिया में बहुत लो मार्जिन में काम होता है, वो मार्जिन बचेगा नहीं और आप जो है सक्सेसफुली चीजों को रन नहीं कर पाओगे। इतना लंबा रास्ता आप करके अगर माल बेचोगे तो आपका माल ऑलरेडी महंगा हो जाएगा और आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। कहते हैं कुत्ते को घी हजम नहीं होता, तो बांग्लादेश की भी कुछ हालत ऐसे ही है। कुत्तों को घी हजम नहीं हुआ, जो सपोर्ट किया गया था, जितना प्यार से उनको रखा गया था, वो जिहादी माइंडसेट ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन तो हमेशा से रहा है, तो वो ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन हुआ और उन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि इंडिया एक जाके बम गिरा दे उनके पर, बम गिरम यार ये सब नहीं होता। डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे कि लोगों के कान को मरोड़ा जाता है और आप सामने दिखते भी नहीं हो क्या हो गया, बस एक पेपर में लिखा और काम हो गया। तो कुछ ऐसा ही मोदी सरकार ने इस समय बांग्लादेश किया है। अब देखते हैं बांग्लादेश क्या प्लान लेकर आता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।